और अब वक्त है हमारी खास पेशकश। मोदी ने बनाई योगी की टीम। जी हां, दरअसल मोदी ने योगी की टीम का ही निर्माण किया है। पिछले 2 दिन से लगातार योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और फिर वो लिस्ट फाइनल हो गई जो योगी 2.0 कैबिनेट का हिस्सा होगी। माना जा रहा है नई योगी सरकार में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इनमें कोई मोदी का खास है, किसी को योगी ने पास किया है। आखिर क्यों बीजेपी पिछली बार के मुकाबले यूपी में एक और डिप्टी सीएम इस बार बढ़ा रही है और क्यों इस बार तीनों संभावित नाम नए हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको यूपी की राजनीति का वो गणित समझाते हैं। दो दिनों तक मेल मुलाकातों का दौर चला और फिर उन नामों पर मोहर लग गई जो योगी आदित्यनाथ 2.0 कैबिनेट के बड़े चेहरे होंगे। कौन कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसे किसे मंत्री बनाया जाएगा, यह भी फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के साथ इस बार यूपी सरकार में 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होंगे और जिन चेहरों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा वो भी नए चेहरे होंगे। यूपी के लिए जिन 3 संभावित डिप्टी सीएम का नाम चर्चा में है वो है बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण और AK शर्मा। ये जो 2 या 3 या 4 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला है, ये स्पेसिफाई करने का फॉर्मूला है, सबको साथ में शामिल करने का फॉर्मूला है कि चलिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ को जो सवर्ण हिंदू हैं उनको बना दिया गया तो उनके साथ कुछ SC या OBC को एडजस्ट कर लिया जाए, जैसे पिछली बार एक ब्राह्मण भी एडजस्ट कर लिया गया था एक OBC के साथ में। तो ये सबको साथ में शामिल करके और वोट बैंक को खुश रखने की ये कवायद है। बीजेपी ने 2022 की जंग फतह कर ली और अब नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। बेबी रानी मौर्य बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं और अमित शाह के संपर्क में रही हैं। असीम अरुण दलित समुदाय से आते हैं और वो पीएम मोदी की पसंद माने जाते हैं। वहीं AK शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पीएम मोदी के खासम खास हैं। माना जा रहा है किसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए तीनों के नाम पर डिप्टी सीएम के लिए मोहर लगाई गई है। जिस तरीके से जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं 67, जिसमें वोट बीजेपी को मिला है, खासतौर पे जाटो समुदाय का वोट मिला है, उसे और कैसे बेहतर करें, जो वोट छूट गए हैं उनको भी कैसे पार्टी के साथ इंटैक्ट करें। मुझे लगता है कि इसके लिए जिस बेबी रानी मौर्य जाटो हैं उनका, असीम अरुण उनका, या और भी ऐसे जो अच्छे इनके पास लीडर हैं जिनकी डेप्थ है और अच्छी समझ है, सुलझे हुए लोग हैं, उन लोगों को जरूर मौका मिले। बेबी रानी मौर्य ने जब उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था तभी से उत्तर प्रदेश में उनके सियासी कद को लेकर के चर्चा होने लगी थी और फिर चुनाव जीतने के बाद बेबी रानी मौर्य का नाम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। दलित जाति की होने के साथ साथ बेबी रानी मौर्य महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बेबी रानी मौर्य के जरिए एक तीर से 3 निशाने मार सकती है। पहली नजर उस 12% दलित वोट बैंक पर है जो कभी BSP का हुआ करता था। दूसरी नजर महिलाओं को पाले में बनाए रखने की है क्योंकि बेबी रानी मौर्य महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम चलाती रहती है। और तीसरी वजह है उनका जमीनी नेता होना। बीजेपी को लगता है कि बेबी रानी मौर्य का दलित कार्ड उसे 2024 के चुनाव में खासा फायदा पहुंचा सकता है। ये जो 3 में से 2 बात चल रही है कि जाटो या SC से होंगे डिप्टी सीएम, तो हमें थोड़ा सा भाजपा की यहाँ पर पॉलिटिक्स को समझना होगा। आप अगर 12 का चुनाव देखिए जहां पर उन्हें 15% मत मिले थे, वहां से 17 जाते जाते उसको करते हैं 39, क्योंकि OBC का एक बड़ा हिस्सा गैर यादव, मतलब जो यादव के इतर OBC हैं वो, और SC में जाटो के अलावा जो SC हैं उसका एक छोटा हिस्सा वो 17 में अपने साथ ले आए थे, उसका फायदा उन्हें मिला था। योगी कैबिनेट में जिस दूसरे दलित नेता के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है वो है असीम अरुण। असीम अरुण की सियासत में एंट्री भी बेहद दिलचस्प है। जिस वक्त कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी चल रही थी, उस वक्त असीम अरुण कानपुर में पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दलित चेहरा बन गए। पहली बार विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और असीम अरुण कन्नौज से विधानसभा का चुनाव जीत गए। असीम अरुण के बारे में कहते हैं कि उनकी छवि ईमानदार पुलिस अधिकारी की रही है और इसी ईमानदारी को बीजेपी ने कन्नौज में भुनाया।
ऊपर से उनका दलित बिरादरी में आना प्लस पॉइंट बना। ऐसे में असीम अरुण को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो इसके पीछे का मकसद बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाना है। इसके अलावा उनका प्रशासनिक अनुभव भी सरकार चलाने में मदद कर सकता है। 2017 से लेकर 2022 तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए, बीजेपी ने कुछ हद तक दलितों को अपनी ओर खींचा भी, मगर 2024 में बची खुची कसर भी पूरी कर लेने की प्लानिंग है और बीजेपी की इसी प्लानिंग का हिस्सा है असीम अरुण। ये 10% का वोट बैंक है जाटो समुदाय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक की पूरी राजनीति को प्रभावित करता है और यही बसपा का कोर वोट है, जो बसपा की ताकत भी यही है। तो अगर बीजेपी इस तरफ फोकस करेगी तो उसका सीधे मतलब यही है कि वो अपने एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ जोड़ने की मुहिम चलाएगी। अति पिछड़े अति दलित पहले से बीजेपी के साथ है। 2022 के योगी मंत्रिमंडल में तीसरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं के शर्मा। ये वही ए.के. शर्मा हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में 2001 से लेकर 2013 तक काम कर चुके हैं। कहते हैं कि ए.के. शर्मा को पीएम मोदी के इशारे पर ही यूपी भेजा गया था। यूपी आने के बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया और कई संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी उन्होंने बखूबी निभाई। योगी के पिछले कार्यकाल में भी अरविंद कुमार शर्मा का नाम डिप्टी सीएम के लिए चर्चा में आया, हालांकि तब मामला ठंडा पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने इस बार खास तौर से अरविंद कुमार शर्मा के नाम पर मोहर लगाई। ए.के. शर्मा बहुत ही करीबी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के और लंबे समय से उनके करीबी रहे हैं। और नरेंद्र मोदी हमेशा प्रॉक्सी में सरकारें चलाना चाहते हैं। स्टेट्स में वो चाहते हैं अगर वो दिल्ली पे बैठे हों तो स्टेट्स में ऐसे लोग हों जो उनके कहने के हिसाब से चलें। तो ए.के. शर्मा अगर सीएम नहीं भी बन पाते हैं, अगर डिप्टी सीएम भी रहते हैं तो उनके लिए बड़ा मुफीद होगा यहाँ की चीजों को अपने नियंत्रण में रखना। अरविंद शर्मा भूमिहार समुदाय से आते हैं और पूर्वांचल में पिछले कुछ महीने से काफी सक्रिय हैं। ए.के. के नाम से मशहूर अरविंद शर्मा ने मऊ और वाराणसी इलाके में लोक कल्याण और क्षेत्रीय विकास के बहुत सारे काम किए हैं। पीएम मोदी उन पर भरोसा करते हैं। अरविंद शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। वो यूपी के मऊ के रहने वाले हैं। कोविड काल में ए.के. शर्मा ने जमीनी स्तर पर काम किया। अस्पताल, बेड, दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति उनकी निगरानी में की गई। सूत्रों के मुताबिक ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व देना चाहती है ताकि इसका लाभ 2024 में उठाया जा सके। ए.के. शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की। तो यूपी में योगी कैबिनेट का गठन होगा, उसमें 62 मंत्री होंगे और सूत्रों के मुताबिक करीब 12 नए चेहरे योगी कैबिनेट का हिस्सा इस बार होंगे। इसके अलावा 28 कैबिनेट मंत्री होंगे। योगी कैबिनेट का गठन इस बार जातिगत समीकरण को देखते हुए किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस वर्ग से किसे संभावित मंत्री बताया जा रहा है। वो चेहरे कौन से जो सरकार 2.0 का, योगी सरकार 2.0 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए जाति के हिसाब से आपको दिखाते हैं संभावित मंत्री। सबसे पहले ठाकुर समुदाय की बात करें, पंकज सिंह, राजेश्वर सिंह, आदित्य सिंह, दयाशंकर सिंह, कुंवर ब्रजेश सिंह। ठाकुर समुदाय से आने वाले ये बड़े नेता इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय की बात करें, श्रीकांत शर्मा का नाम है। ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उनको मौका मिलेगा। प्रतिभा शुक्ला है, नीलकंठ तिवारी, उनको भी इस टीम में शामिल किया जाएगा। दलितों की बात करें तो इनकी नुमाइंदगी करने वाले चेहरों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इनमें कौन कौन से नाम है देखिए, बेबी रानी मौर्य, इसके अलावा असीम अरुण, जीएस धर्मेश, अंजुला कोरी, सुरेश पासी, रामपाल वर्मा, ये वो तमाम नाम हैं जो इस समुदाय से शामिल होंगे। वैश्य समाज, उसकी भी अनदेखी नहीं की गई है। यहां से 2 नाम हैं, नंद गोपाल गुप्ता और नितिन अग्रवाल, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब पंजाबी खत्रियों की भी बात कर लेते हैं तो इनमें 3 नाम सामने आए हैं, सुरेश खन्ना, सतीश महाना, आशुतोष टंडन, तीनों कद्दावर। इसके अलावा भूमिहार समुदाय से सूर्य प्रताप शाही और ए.के. शर्मा, जिनका प्रोफाइल अभी आपने देखा, उनका नाम है। गुर्जर समुदाय की बात करें, तेजपाल नागर और वीरेंद्र सिंह को इस बार मौका मिलने जा रहा है। जाट समुदाय की अगर बात करें तो इसमें महज एक नाम सामने आ रहा है। लग रहा था कि यहां पर थोड़ा और झुकेगी सरकार, शायद कुछ और कद बढ़ाया जाए, नंबर्स बढ़ाए जाए, लेकिन एक ही नाम है, लक्ष्मी नारायण। लोध समुदाय, वहां पर भी मौका दिया जा रहा है। संदीप सिंह लोध समुदाय से आते हैं, उनको मौका मिलेगा योगी सरकार 2.0 में। यादव समुदाय से देखिए बड़ी बात, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव
अब बीजेपी में आ चुकी हैं तो उनको मौका दिया जा रहा है। चुनाव लड़ना चाहती थी, टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इस तरीके से अपर्णा यादव को सरकार में शामिल किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी जैसा पहला होता रहा था, पहले भी मोहसिन रजा वही करते रहेंगे इस बार भी। कुर्मी समुदाय की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह संगठन से सरकार में आएंगे। अब स्वतंत्र देव सिंह बहुत मेहनत की, उसका नतीजा अब उनको इस प्रकार से पुरस्कार मिलेगा। कायस्थ समाज की बात करते हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह कायस्थ समाज से आते हैं, उनको मौका मिलेगा। और राजभर से अनिल राजभर जो इस बार जीत हासिल करने में कामयाब रहे और उन पर दारोमदार रहेगा ये राजभर समुदाय को बीजेपी के पाले में, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है और उसी लिहाज से ये पूरा खाका तैयार किया गया है और होली बाद ये जो कैबिनेट की शक्ल सूरत है वो सामने आ जाएगी। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, नहीं है 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी, नहीं है 22 में योगी जी, 27 में भी योगी जी। 10 मार्च को चुनावी नतीजों के सामने आते ही योगी आदित्यनाथ ने होली खेली और अब नई सरकार का स्वरूप होली के बाद आकार लेगा। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण होली के बाद ही होगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ में विधायकों से मिलेंगे और औपचारिक तौर पर योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। माना जा रहा है कि यूपी की जीत के बाद बीजेपी के नेता फिलहाल एमएलसी चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए शपथ ग्रहण का इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है। यूपी विधानसभा परिषद के लिए 36 सीटों पर घमासान होगा। इसके लिए पहले चरण का नामांकन 19 मार्च तक चलेगा। बहुत मुमकिन है इसी नामांकन के बाद योगी कैबिनेट का जो स्वरूप फिलहाल कागज पर है वो हकीकत की शक्ल अख्तियार कर लेगा। ये योगी की वो टीम बताई जा रही है जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।